जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 132 भारतीय समाज शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं एग्जाम से पहले, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, गैस पेपर को परचेज कर सकते हैं जिसमें हमने आपके 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आप लोग अपना फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। अगर आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका ये पेपर 100% क्लियर हो जाएगा। अगर आपको गैस पेपर परचेज करना है तो आप 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लिंक पर क्लिक करेंगे आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गैस पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब आपको सिंपली सर्च करना है BSOC 132, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर दोनों लैंग्वेज में गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है परचेज करने में तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आ जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग इसको परचेज कर लेंगे, ठीक है। अब वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहां पर हमारा प्रश्न है, भारत में विविधता के विविध स्वरूपों का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। यानी भारत में विविधता जो है किन रूपों में पाई जाती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत को विविधताओं का देश कहा जाता है। यहाँ भौगोलिक विविधता, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई और आर्थिक हर स्तर पर अद्भुत विविधता देखने को मिलती है। इसके बावजूद भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह इतनी विविधताओं के बीच भी एकता बनी रहती है। यहाँ पर क्या होता है, भारत में देखिए बहुत सारी विविधताएं हैं फिर भी विविधता में एकता यहाँ पर बनी रहती है। तो सबसे पहले विविधता है भौगोलिक विविधता। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप अत्यंत विविध है। उत्तर में हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत हैं, दक्षिण में समुद्री तट, पश्चिम में थार का मरुस्थल और पूर्व में हरे भरे जंगल व नदी घाटियां हैं। उदाहरण के लिए कश्मीर की बर्फीली वादियों और केरल की हरियाली एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। यहाँ भौगोलिक विविधता लोगों के जीवन यापन, खान पान और पहनावों को भी प्रभावित करती है। इसके बाद है भाषाई विविधता। तो भारत में सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, गुजराती आदि प्रमुख भाषाएं हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा प्रचलित है। उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु में तमिल और पश्चिम बंगाल में बंगाली बोली जाती है। यह भाषाई विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को भी दर्शाती है। इसके बाद है धार्मिक विविधता। तो भारत विभिन्न धर्मों का देश है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि धर्मों के लोग रहते हैं। सभी धर्मों के त्योहार पूरे देश में उत्साह से मनाए जाते हैं जैसे दीपावली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व। यह धार्मिक विविधता भारत में सहिष्णुता और आपसी सम्मान की भावना को मजबूत करती है। इसके बाद है सामाजिक विविधता। तो भारतीय समाज में जाति, जनजाति, वर्ग और समुदाय के आधार पर विविधता पाई जाती है। अलग अलग क्षेत्रों में लोगों की सामाजिक परंपराएं अलग हैं। उदाहरण के लिए राजस्थान की पारंपरिक सामाजिक संरचना और पूर्वोत्तर भारत की जनजातीय संस्कृति में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इसके बाद है सांस्कृतिक विविधता। भारत की संस्कृति अत्यंत रंगीन और बहुआयामी है। नृत्य, संगीत, कला, त्योहार, खान पान और पहनावा हर क्षेत्र में अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं जैसे पंजाब का भांगड़ा है, गुजरात का गरबा और उड़ीसा का ओडिसी नृत्य। यह सांस्कृतिक विविधता भारत को विशिष्ट पहचान देती है। यानी अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग नृत्य हैं। इसके बाद है आर्थिक विविधता। तो भारत में आर्थिक स्थिति भी विविध है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक विकसित है जहां उद्योग और तकनीक का विकास हुआ है, जबकि कुछ क्षेत्र में अभी भी कृषि पर निर्भर है। उदाहरण के लिए महानगरों में आधुनिक जीवन शैली देखने को मिलती है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक जीवन पद्धति प्रचलित है। यानी भारत में कई राज्य अधिक विकसित हो गए या फिर कई शहर जो है अधिक विकसित हो गए और कहीं पर अभी भी पारंपरिक जीवन पद्धति प्रचलित है।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो भारत में विविधता के अनेक स्वरूप भौगोलिक, भाषाई, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्वरूप स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यही विविधता भारत की शक्ति है। अनेकता में एकता का सिद्धांत भारत को एक मजबूत और जीवंत राष्ट्र बनाता है। विविधताओं का सम्मान और समन्वय ही भारतीय समाज की पहचान है। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है कि भारत में विविधता के विविध स्वरूपों का वर्णन उचित उदाहरण देते हुए कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारत की जनजातियों को वन भूमि संबंध कानून ने कैसे प्रभावित किया, वर्णन कीजिए। यानी आजादी से पहले जो कानून थे, आजादी के बाद जो कानून आए, वन भूमि संबंध कानून, उन्होंने क्या किया, भारत की जनजातियों किस प्रकार प्रभावित किया, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपको क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भारत की जनजातियां सदियों से जंगलों पर निर्भर रही हैं। जंगल उनके लिए केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि आजीविका, संस्कृति, परंपरा और पहचान का आधार है। लेकिन ब्रिटिश काल से लेकर स्वतंत्र भारत तक बने कई वन भूमि संबंध कानूनों ने जनजातियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला, कभी नकारात्मक तो कभी सुधारात्मक। तो सबसे पहले देखते हैं औपनिवेशिक काल के कानून और उनका प्रभाव। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य वनों पर सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। इसके तहत कई जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया गया। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, जनजातियों का परंपरागत जंगल उपयोग अवैध माना गया। शिकार, लकड़ी, पत्ते, फल फूल एकत्र करने पर रोक लगा दी गई। कई समुदायों को अपने ही इलाकों से विस्थापित होना पड़ा। जंगल अपराधीकरण से जनजातियों का शोषण बढ़ गया था। अब देखते हैं स्वतंत्रता के बाद जारी समस्याएं, यानी स्वतंत्रता के बाद जो कानून आए उनमें क्या समस्याएं देखने को मिली। स्वतंत्रता के बाद भी लंबे समय तक वही औपनिवेशिक सोच बनी रही। वन संरक्षण के नाम पर जनजातियों के अधिकारों को नजरअंदाज किया गया। विकास परियोजनाओं जैसे बांध, खनन और अभयारण्यों के कारण बड़े पैमाने पर विस्थापन हुआ। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, भूमि से बेदखली और रोजगार का संकट उत्पन्न हुआ। सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन बढ़ा। शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं तक सीमित पहुंच थी। संस्कृति और परंपराओं पर नकारात्मक असर देखने को मिला। यानी कि जब सरकार ने जो है जंगल पर अपना हस्तक्षेप किया, तो वहां पर जो जनजातियां रह रही थी उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा। उससे रोजगार का संकट आया, पिछड़ापन बढ़ा और उन पर जो है शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं भी नहीं पहुंच पाई। और साथ में संस्कृति और परंपराओं का नकारात्मक असर भी देखने को मिला। इसके बाद अगला कानून आया, वन्य जीव संरक्षण कानून और जनजातियां। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का उद्देश्य वन्य जीवों की रक्षा करना था, लेकिन इसके क्रियान्वयन में मानव पक्ष कमजोर रहा। अब इसका प्रभाव क्या हुआ, राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनने से गांवों का विस्थापन हुआ। पारंपरिक आजीविका गतिविधियां प्रतिबंधित हो गईं। मानव वन्य जीव संघर्ष में वृद्धि हुई। यानी जब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो कानून आया उससे क्या हुआ, अभयारण्य बनाए गए, तो वहां पर जो जनजातियां रह रही थी उनको विस्थापित कर दिया गया। उससे क्या हुआ, आजीविका गतिविधियां भी वहां पर प्रतिबंधित कर दी गई। मान लीजिए वो लकड़ी काट कर अपना रोजगार चला रहे थे, तो वहां पर उनको रोक लगा दी कि आप लकड़ी नहीं काट सकते हैं। इससे क्या हुआ, इससे उनके रोजगार पर भी संकट आया और उनको वहां से विस्थापित कर दिया गया। इसके बाद है वन अधिकार अधिनियम, एक सकारात्मक कदम। 2006 में लागू वन अधिकार अधिनियम 2006 ने जनजातियों के ऐतिहासिक अन्याय को सुधारने की कोशिश की। अब इसके मुख्य प्रावधान क्या हुए, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता दे दी गई। लघु वनोपज मतलब कि तेंदुपत्ता, महुआ आदि पर उनको अधिकार दे दिया गया। ग्राम सभा को निर्णय प्रक्रिया में केंद्रीय भूमिका दे दी गई। इसके प्रभाव क्या हुए, तो भूमि अधिकार मिलने से सुरक्षा और आत्मसम्मान बढ़ा। आजीविका के अवसर सुदृढ़ हुए। संरक्षण में समुदायों की भागीदारी बढ़ी। बाद इनमें कौन कौन सी व्यवहारिक चुनौतियां देखने को मिलती है। हालांकि कानून प्रगतिशील है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई समस्याएं बनी हुई हैं, जैसे अधिकार दावों का धीमा निपटारा, प्रशासनिक उदासीनता और जागरूकता की कमी। कुछ क्षेत्रों में अब भी जबरन बेदखली होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो वन भूमि संबंध कानून ने भारत की जनजातियों को लंबे समय तक हाशिए पर रखा। औपनिवेशिक कानूनों ने उन्हें जंगलों से अलग किया, जबकि बाद के संरक्षण कानूनों ने भी मानवीय पक्ष को पूरी तरह नहीं समझा। इसके बाद वन अधिकार अधिनियम 2006 ने आशा की नई किरण दी, लेकिन इसके प्रभावी क्रियान्वयन की आवश्यकता है। जनजातियों के अधिकारों और वन संरक्षण के बीच संतुलन बनाकर ही न्यायपूर्ण और टिकाऊ विकास संभव है।
तो यहाँ पर हमने देख लिया कि वन्य जीव संबंधी जो कानून आए उन्होंने जनजातियों को कैसे प्रभावित किया। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विवाह पद्धतियों में जीवन साथी के चयन संबंधी नियमों को स्पष्ट कीजिए। यानी हमारे भारतीय समाज में जब विवाह होता है तो जीवन साथी जब चुना जाता है, यानी वर या फिर वधू को चुना जाता है, तो कौन कौन से नियमों को ध्यान में रखा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारतीय समाज में विवाह केवल दो व्यक्तियों का निजी संबंध नहीं है, बल्कि एक सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक संस्था माना जाता है। इसलिए यहाँ जीवन साथी के चयन के लिए कुछ निश्चित नियम, परंपराएं और मान्यताएं विकसित हुई। ये नियम समय, समाज, जाति, धर्म और क्षेत्र के अनुसार बदलते भी रहे हैं। तो सबसे पहले है जाति और उपजाति का नियम। भारतीय समाज में परंपरागत रूप से विवाह अपनी ही जाति और उपजाति में करने का नियम रहा है। इसे अंतर जातीय विवाह कहा जाता है। माना जाता था कि समान जातीय विवाह से सामाजिक संतुलन और परंपराएं बनी रहती है। हालांकि आधुनिक समय में अंतर जातीय विवाह भी बढ़ रहे हैं, फिर भी कई परिवार आज भी इस नियम को महत्व देते हैं। यानी आप क्या करेंगे, अगर आप शादी करेंगे तो अपने जाति में या फिर अपने उपजाति में ही शादी करेंगे। इसे कहा जाता है अंतर जातीय विवाह। माना जाता है कि समान जाति विवाह करने से क्या होगा, सामाजिक संतुलन बना रहेगा और अपनी परंपराएं बनी रहेंगी। इसके बाद है गोत्र और सगोत्र विवाह निषेध। हिंदू समाज में गोत्र को वंश का प्रतीक माना जाता है। समान गोत्र में विवाह को निषिद्ध माना गया है, क्योंकि इसे भाई बहन जैसा संबंध समझा जाता है। इसलिए जीवन साथी के चयन में गोत्र की जांच बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इसके बाद है धर्म का नियम। परंपरागत भारतीय समाज में विवाह प्राय अपने ही धर्म में किया जाता रहा है। धार्मिक समानता से रीति रिवाजों, पूजा पद्धति और जीवन शैली में सामंजस्य बना रहता है। हालांकि आज अंतर धार्मिक विवाह भी कानूनी रूप से संभव है, फिर भी सामाजिक स्तर पर यह एक महत्वपूर्ण नियम माना जाता है। इसके बाद है आयु और परिपक्वता। जीवन साथी के चयन में आयु का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। सामान्यतः वर की आयु वधु से अधिक मानी जाती है। आज कानूनी रूप से पुरुष की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिला के 18 वर्ष निर्धारित है। आयु के साथ मानसिक और शारीरिक परिपक्वता को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद इसमें क्या किया जाता है, कुंडली मिलान और ज्योतिष। हिंदू विवाहों में कुंडली मिलान की परंपरा बहुत पुरानी है। इसमें वर वधु की कुंडली, जन्म कुंडली मिलाकर इसमें वर वधु की जन्म कुंडली मिलाकर गुणों की संख्या देखी जाती है। माना जाता है कि इससे दाम्पत्य जीवन सुखी और स्थिर रहता है। यह नियम आज भी कई परिवारों में प्रचलित है। इसके बाद है परिवार की सहमति। भारतीय विवाह पद्धति में परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। जीवन साथी का चयन केवल व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे परिवार का निर्णय माना जाता है। परिवार की सामाजिक स्थिति, संस्कार और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखकर ही चयन किया जाता है। इसके बाद नैतिक चरित्र और संस्कार। जीवन साथी के चयन में अच्छे चरित्र, व्यवहार और संस्कारों को बहुत महत्व दिया जाता है। ईमानदारी, जिम्मेदारी, बड़ों का सम्मान करना और पारिवारिक मूल्यों को अपनाने की क्षमता को आवश्यक गुण माना जाता है। इसके बाद है शास्त्रीय आधार। प्राचीन ग्रंथों जैसे मनुस्मृति में भी विवाह और जीवन साथी के चयन से जुड़े नियमों का उल्लेख मिलता है। इनसे सामाजिक मर्यादा, धर्म और कर्तव्य को प्रमुख माना गया है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय समाज में जब भी कोई विवाह होता है तो वहां पर जाति और उपजाति का नियम लगता है, मतलब कि अपनी अपनी जाति में ही आप विवाह कर सकते हैं। इसके बाद गोत्र और सगोत्र विवाह निषेध, यानी सेम गोत्र में आप विवाह शादी नहीं कर सकते। इसका मतलब अगर आपके गोत्र समान है तो इसको भाई बहन का संबंध माना जाता है। इसके बाद धर्म का नियम है, मतलब कि अपने ही धर्म में आप शादी कर सकते हैं। आयु का आपको ध्यान रखना है और कुंडली मिलान भी किया जाता है। इसके बाद इसमें परिवार की सहमति भी जरूरी होती है। यानी कि जब भी कोई आप वर वधु चुने तो उसमें नैतिक चरित्र और संस्कार होने चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। इस प्रकार भारतीय विवाह पद्धति में जीवन साथी का चयन उनकी सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों पर आधारित रहा है। यद्यपि आधुनिक शिक्षा, शहरीकरण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के कारण इन नियमों में परिवर्तन आ रहा है, फिर भी भारतीय समाज में विवाह आज भी एक संस्कार और पारिवारिक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण बना हुआ है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारत में क्या बदलाव आया है, व्याख्या कीजिए। 1991 में भारत ने एक नई आर्थिक नीति अपनाई जिसे उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन, निजीकरण मतलब प्राइवेटाइजेशन और वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम लोग शॉर्ट में एलपीजी कहते हैं, कहा जाता है। इस नीति का उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना,
विकास की गति तेज करना और भारत की विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना था। यह नीति मुख्य रूप से भारत सरकार द्वारा लागू की गई थी। एलपीजी नीति के कारण भारत में कई आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी बदलाव देखने को मिले। तो सबसे पहले देखते उदारीकरण से क्या बदलाव हुए। तो उदारीकरण का अर्थ है सरकारी नियंत्रणों में कमी करना। पहले उद्योग को लाइसेंस लेने, उत्पादन सीमा और आयात निर्यात में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। पर क्या हुआ, उद्योग को स्वतंत्रता मिली जिससे उत्पादन बढ़ा, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, प्रतिस्पर्धा बढ़ने से वस्तुओं की गुणवत्ता सुधरी, उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प और कम कीमतें मिलने लगी। उदारीकरण के कारण भारतीय बाजार अधिक खुला और गतिशील हो गया था। देखते हैं निजीकरण से क्या बदलाव हुए। तो निजीकरण से हुए बदलाव, निजीकरण का अर्थ है सरकारी क्षेत्र की भूमिका कम कर निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना। यानी कई सार्वजनिक उपक्रमों में निजी भागीदारी बढ़ी, कार्यकुशलता और प्रबंधन में सुधार हुआ, घाटे में चल रही इकाइयों का बोझ सरकार पर कम हुआ, रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। निजीकरण से सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हुई, विशेषकर दूरसंचार, बैंकिंग और परिवहन के क्षेत्रों में। इसके बाद वैश्वीकरण से हुए बदलाव। तो वैश्वीकरण का अर्थ है भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व से जोड़ना। तो विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करने लगी, भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिले, सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आईटी और सेवा क्षेत्र का तेज विकास हुआ, भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने लगे। इस प्रक्रिया में विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही है। इसके बाद देखते हैं आर्थिक बदलाव क्या हुए। तो आर्थिक विकास दर में वृद्धि हुई, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा, निर्यात और आयात दोनों में वृद्धि हुई, सेवा क्षेत्र यानी कि आईटी, बैंकिंग, बीमा अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार बना। अब देखते हैं सामाजिक और जीवन शैली में बदलाव। तो उपभोक्तावाद में वृद्धि हुई, लोगों की जीवन शैली आधुनिक बनी, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाओं में सुधार हुआ, शहरीकरण और मध्यम वर्ग का विस्तार हुआ। हालांकि इसके साथ ही अमीर गरीब के बीच अंतर भी बढ़ रहा था। अब देखते हैं नकारात्मक प्रभाव। छोटे छोटे उद्योगों को बड़ी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा, बेरोजगारी और असमानता की समस्या कुछ क्षेत्रों में बढ़ी, विदेशी कंपनियों पर निर्भरता हमारी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा दी। इससे विकास हुआ, निवेश बढ़ा और तकनीकी प्रगति भी हुई। हालांकि कुछ चुनौतियां भी सामने आई, लेकिन सही नीतियों और संतुलित विकास से एलपीजी नीति भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हुई। कुल मिलाकर एलपीजी ने भारत को एक उभरती हुई वैश्विक आर्थिक शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पर हमने आपके पेपर कोड BSOC 132 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा।